फ्रेंड्स, इस लर्न इन 10 मिनट्स क्लास में वी शैल एक्सप्लेन द टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपको आपके एग्जाम में मोर मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। So let us start. तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। Right. So the law of demand states that when the price of a commodity increases, the buyers reduce their purchases. इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस मतलब कीमत बढ़ता है तो जो बायर्स है वो उसकी परचेस कम कर देते हैं। बिल्कुल सीधा साधा नियम है। हाँ। On the other hand, when price decreases, the quantity demanded rises. अच्छा, तो मतलब दूसरी तरफ जब प्राइस घटता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है। Exactly. But this is subject to the assumption that other factors remain unchanged or constant, or ceteris paribus. ये ceteris paribus वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि दूसरे फैक्टर्स जैसे कि इनकम हो गई, टेस्ट हो गया, ये सब अनचेंज्ड या कांस्टेंट रहते हैं। इसी को ceteris paribus कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमत और मांग में एक तरह का उल्टा रिश्ता है। सही। This also means that there is inverse relationship between price and demand for a commodity. तो बेसिकली इसका मतलब ये भी है कि किसी कमोडिटी के प्राइस और डिमांड के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स में इस रिलेशनशिप को दिखाने का कोई खास तरीका होता होगा? हाँ होता है। Such relationship is known as the demand schedule or the demand curve in economics. तो इस रिलेशनशिप को इकोनॉमिक्स में डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व के नाम से जाना जाता है। An individual's demand curve and demand schedule are shown in the diagram. तो जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल दिखाया गया है। Right. And we can see that the demand curve slopes from left to right downward due to this reason. और हम ये भी देख सकते हैं कि इसी रीजन से, इसी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है। बिल्कुल, ये तो हुई एक इंडिविजुअल की बात। लेकिन मार्केट का क्या? मार्केट डिमांड कर्व? To get it, we add the quantities demanded by all individuals at each price point. अच्छा, तो मार्केट डिमांड कर्व को पता करने के लिए हम हर प्राइस पॉइंट पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिमांड की गई क्वांटिटीज को सिंपली ऐड कर देते हैं। हाँ, बेसिकली हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। राइट। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, जो ये बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक और कॉन्सेप्ट है जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये थोड़ा सुनने में टेक्निकल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। It states that as a consumer consumes additional units of a commodity, total satisfaction increases, but marginal or additional satisfaction or utility from consumption of each additional unit decreases. अच्छा, तो ये बताता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स मतलब एक के बाद एक कंज्यूम करता है, उसका टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ता है, लेकिन हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाला जो मार्जिनल या एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, ये हम यूटिलिटी कहते हैं। हाँ, यूटिलिटी, वो घटता जाता है। बिल्कुल। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? जरूर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर थर्स्टी एंड ड्रिंक वाटर, द फर्स्ट सिप गिव्स अस हायर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी कंपेयर्ड टू द सेकंड सिप एंड सो ऑन। राइट। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बहुत प्यासे होते हैं और पानी पीते हैं तो जो पहला सिप है वो हमें हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी देता है ना? हाँ। सेकेंड सिप और उसके बाद के सिप्स के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली। और इसी वजह से इसका कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एज अ रिजल्ट, द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप्रोचिंग जीरो और नेगेटिव एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, तो इसी के रिजल्ट में जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड स्लोप करता है और धीरे धीरे जीरो या नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। हाँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले वी वांट टू इन्फॉर्म दैट इन द लास्ट 30 इयर्स 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ मटेरियल को यूज करके अपनी JAIIB, CAIIB प्रमोशन एग्जाम पास की है। To help you, we regularly conduct free classes at our YouTube channel. But if you really want to improve your chances of passing the exam in single attempt, use our updated content and log in the courses page of our website nstourschoolofbanking.com. चलिए
अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, what does the law of demand state about the relationship between price changes and quantity demanded, assuming other factors remain constant, ceteris paribus? और ऑप्शंस हैं A. Demand increases when income rises regardless of price changes. B. Demand remains constant even if prices change. C. When price rises, demand falls. When price falls, demand rises under ceteris paribus. ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन पर बेस्ड है। हाँ, करेक्ट ऑप्शन है सी। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच एक इनवर्स रिलेशन दिखाता है और ये मानते हुए कि अदर फैक्टर्स अनचेंज रहते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व एंड व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? ऑप्शंस A. It shows price-demand relation, sloping downward due to inverse price-demand relationship. B. It represents consumer preferences without considering price. C. It slopes upward due to higher supply at higher prices. D. It is a table showing production costs. इसका जवाब भी हमारे डिस्कशन में कवर हो गया है। Yes. करेक्ट ऑप्शन है A. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है क्योंकि लोअर प्राइसेस से हायर डिमांड होती है, जो इनवर्स रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। परफेक्ट। अब स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। हाँ, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस बायर्स रिड्यूस परचेजेस। दूसरा, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। तीसरा, the law of demand assumes other factors remain constant, ceteris paribus. और चौथा, the law of demand shows a direct relationship between price and demand. और ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? तो पहला स्टेटमेंट, वो तो ट्रू है, हायर प्राइस डिमांड को रिड्यूस करता है। राइट। दूसरा स्टेटमेंट, लोअर प्राइस डिमांड को इंक्रीज करता है, ये भी ट्रू है। तीसरा स्टेटमेंट, ceteris paribus अज्यूम करता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और चौथा फॉल्स है, ये डायरेक्ट नहीं इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। एग्जैक्टली। तो सही ऑप्शन वो होगा जिसमें 1, 2 और 3 ट्रू बताए गए हैं। ग्रेट। अब आखिरी क्वेश्चन, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर है। ओके। स्टेटमेंट्स 1. टोटल सैटिस्फैक्शन इंक्रीजेस एज एडिशनल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। 2. मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड। 3. When thirsty, the first sip of water gives the highest satisfaction compared to subsequent sips. 4. The marginal utility curve slopes downward from left to right, approaching zero or negative. इसमें भी हमें ट्रू स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। पहला स्टेटमेंट, total satisfaction increases. ये टेक्स्ट में डायरेक्टली तो नहीं है, पर लॉजिक तो यही है कि टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है बट मार्जिनल घटता है। करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। टेक्स्ट में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट किया गया है। तीसरा, पानी वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट सिप गिव्स द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, ये भी करेक्ट है। और चौथा, MU कर्व का डाउनवर्ड स्लोप और जीरो और नेगेटिव की तरफ अप्रोच करना, ये भी बताया गया है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यस। बहुत बढ़िया, इससे कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद तो यही है। फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।